हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान आपका 7 तारीख को पेपर है। तो इसके लिए जो मोस्ट 4 अंक के जो क्वेश्चन हैं आपको मैं बताने वाला हूं। तो 4 अंक के क्वेश्चन के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। और सबसे पहले इकाई 1 के जो संसाधन और विकास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, 2-2 अंक करके, और उसके बाद में 4 अंक वाले आपको बताए जाएंगे। देखिएगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, पट्टी किसे कहते हैं। पट्टी तो ये जो है ना, हिमालय पर्वतीय जो प्रदेश हैं उनमें फसलों के बीच में जो घास की पट्टियां उगाई जाती है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कमजोर करती है। इस तरीके को पट्टी कहते हैं या पट्टी कृषि कहते हैं। ऐसे आपको याद रख लेना है, क्या कहते हैं, पट्टी कृषि कहते हैं। और पट्टियां क्या है, तो घास जो उगा होता है उसको बोला जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, समोच्च जुताई किसे कहते हैं। समोच्च जुताई तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकते हैं, मतलब मिट्टी का जो कटाव है ना उसको रोकने के लिए जो समोच्च खेती की जाती है, ठीक है। इस विधि में खेतों की जुताई वृत्ताकार मतलब वृत्त के आकार में की जाती है, जिससे इसकी आकृति समोच्च रेखा की तरह दिखाई पड़ती है। इसलिए इस प्रकार के कृषि को समोच्च कृषि कहा जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। अब इसमें फायदा क्या होता है, इस प्रकार की कृषि से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बनी रहती है, मतलब कि उसकी जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। ये आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे, चादर अपर्दन किसे कहते हैं। कई बार जल विस्तृत क्षेत्र को ढके हुए ढाल के साथ नीचे की ओर बहता है। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र की ऊपरी मृदा घुलकर जल के साथ बह जाती है। क्या होता है कि ऊपरी जो मृदा है, ऊपर की जो मिट्टी है ना, वो क्या होती है, जल के साथ में बह जाती है। और जैसे जल के साथ बह जाती है तो उसे चादर अपर्दन कहा जाता है, क्योंकि वो एक चादर की तरह होती है इसके कारण, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, नेशनल रिसोर्स इसको अंग्रेजी में बोला जाता है, नेशनल रिसोर्स, ठीक है। राष्ट्रीय संसाधन तो राष्ट्रीय संसाधन से आशय ऐसे संसाधनों से है जिनका स्वामित्व राष्ट्र के पास में होता है। किसके पास में होता है, एक देश के पास में होता है, राष्ट्र के पास में होता है। जैसे उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं, जो सरकारी ज़मीन है वो गवर्नमेंट की होती है, मतलब राष्ट्र की होती है, तो इसका स्वामित्व भी है, तो ये भी राष्ट्रीय संसाधन है। सड़क भी राष्ट्रीय संसाधन है। नहर भी राष्ट्रीय संसाधन है। और उसके बाद में जो रेल है, ये रेल भी राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मृदा निम्नीकरण से क्या आशय है। निम्न का मतलब होता है कम, निम्न का मतलब होता है कम। तो मृदा को कृषि योग्य ना रहने देने की जो प्रक्रिया है वो मृदा निम्नीकरण कहलाती है। मानवीय क्रियाकलापों के कारण न केवल मृदा का निम्नीकरण हो रहा है, मतलब कि कम हो रही है, मनुष्य ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे मिट्टी ना तो मतलब कह सकते हैं घट रही है, ज़्यादा घट रही है, मनुष्य के कारण ही घट रही है। ना सिर्फ कम हो रही है बल्कि भूमि को भी नुकसान हो रहा है। और प्राकृतिक जो ताकत है उसको क्या होता है, नुकसान पहुंचाने वाली जो प्राकृतिक ताकत है वो बढ़ जाती है, और मृदा की जो प्राकृतिक ताकत है वो घट जाती है। मतलब जो मिट्टी की जो प्राकृतिक शक्ति है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, कम हो जाती है। इसी को मृदा निम्नीकरण कहा जाता है। अब इसके बाद में उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के प्रकार आपको बताना है। किसके आधार पर, तो आपको याद रखना है उत्पत्ति के आधार पर, ठीक है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के अनेक प्रकार है। जैसे सबसे पहले देखिए जैव संसाधन। तो जो जैव संसाधन है ना, जैव संसाधन ये मुख्य रूप से ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं, ऐसे संसाधन जैव संसाधन कहलाते हैं जो जैव मंडल से मिलते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पतियाँ, मछलियाँ, प्राणीजात, पशुधन आदि। इसके बाद अजैव संसाधन, तो जो अजैविक संसाधन होते हैं वे ऐसे संसाधन होते हैं जो निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं। निर्जीव पदार्थों से मिलने वाले जो होते हैं उनको अजैव संसाधन बोला जाता है। जैसे मिट्टी, ये अजैव संसाधन है। हवा भी अजैव है, पानी भी अजैव है, धातु भी अजैव है, और पत्थर भी अजैव संसाधन है। तो जैविक संसाधन याद रखना, जिसमें ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है, वृद्धि होती है, सब जैविक के अंतर्गत आते हैं। 7वां क्वेश्चन देखिए, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि के कोई 2 बिंदु लिखिए। तो ये अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए इसमें। भारत में भूमि उपयोग नीति के मुख्य लक्ष्य थे भूमि उपयोग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराना। 2 लक्ष्य थे। पहला लक्ष्य क्या था, तो एक तो उपयोग था, ठीक है, भूमि का उपयोग, और दूसरा क्या था, भूमि का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराना, ताकि जो फसलें हैं वो अधिक से अधिक उगाई जा सके, उत्पादन की मात्रा बढ़ाई जा सके। वन नीति
33.3% भूमि पर अनावरण वनावरण स्थापित करना, गैर कृषि योग्य भूमि क्षेत्र में बढ़ोतरी को रोकना, बंजर भूमि का विकास कर इसे कृषि लायक बनाना, स्थायी चारागाहों का विकास करना और शस्य गहनता में वृद्धि करना, ये इसके मुख्य बिंदु थे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा। अभी आप क्वेश्चन 10 तक देखेंगे। सकल कृषि क्षेत्र क्या कहलाता है, तो ये आपको लिख देना है जो आपके सामने स्क्रीन के सामने है। और इस प्रश्न को देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। मरुस्थलीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो इस मिट्टी में रेत, गाद तथा मृत्तिका मिली होती है, ये मरुस्थलीय मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी बालू प्रधान होती है, मतलब बालू के इसमें कण मोटे पाए जाते हैं, मतलब कि बालू के जो मोटे कण हैं वो जलोढ़ मिट्टी में पाए जाते हैं। इसके बाद में मरुस्थलीय मिट्टी में आपको लिखना है, इस मृदा में साधारणतया पोटास, फास्फोरस, अम्ल तथा चूना पर्याप्त मात्रा में होता है। और जलोढ़ में आपको लिखना है, इसमें खनिज या नमक अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी नेक्स्ट विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।